ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में हमारे संपादक अभिरंजन कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अभिरंजन कुमार जी, स्वागत है आपका। बात आज समाजवाद की चल रही है, क्योंकि एक मंच पर समाजवाद के दो बड़े नेता दिखे और उसी मंच से कई तरह के संकेत भी दिए गए। इसी दरमियान हमको एक नारा याद आ गया, एसएसपी ने बांधी गांठ, 100 में पावे पिछड़ा 60। अब सवाल यह है कि लोहिया और छोटे लोहिया दोनों के नाम पर राजनीति आगे बढ़ रही है, लेकिन मंच पर शरद यादव भी दिख रहे हैं और मुलायम सिंह यादव भी दिख रहे हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, मैं उतनी समझ नहीं रखता राजनीति की, चूंकि राजनेता लोग बैठे हैं, इनके सामने मेरी क्या समझ। लेकिन क्या MBY समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव समीकरण, और क्या अब यही समीकरण समाजवाद रह गया है? अभिरंजन कुमार जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि ये समाजवाद नहीं है, ये अवसरवाद है। इसको समाजवाद कह के समाजवाद शब्द को मेरे ख्याल से छोटा नहीं करना चाहिए। समाजवाद शब्द की अपनी एक मर्यादा है, उसकी अपनी एक गरिमा है। मैं अपने माथे पर समाजवादी होने का पट्टा लगा लूं, इतने मात्र से मैं उसी तरह समाजवादी नहीं हो जाता जैसे कोई अपने माथे पर धर्मनिरपेक्ष होने का पट्टा लगा ले तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा? आपने किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक कह दिया तो क्या वो सांप्रदायिक हो जाएगा? इस देश में आप देखिए क्या राजनीति हो रही है। एक पार्टी खुद से सर्टिफिकेट ले लेती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, एक पार्टी खुद ही दूसरों को सर्टिफिकेट दे देती है कि वो सांप्रदायिक है। उसी तरह से समाजवाद के भी मामले में हो रहा है। एक पार्टी अपने नाम के आगे लगा लेती है समाजवादी पार्टी, भले वो परिवारवादी पार्टी हो, लेकिन हम और आप अब उसको समाजवादी मानते रहे। क्या ये फैक्ट नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के 6 सदस्य इस वक्त सांसद हैं, MP हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। इसके अलावा 2-3 और सदस्य हैं जो विधानसभा में हैं और मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो आप सोचिए कि एक परिवार के 9-10 सदस्य जो हैं इस तरह से सक्रिय राजनीति में और बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन हम इनके परिवारवाद पर टिप्पणी न करें, हम इनका समाजवाद देखें। तो ये परिवारवादी समाजवाद है, अवसरवादी समाजवाद है, क्या है? मुझे लगता है कि जनता को इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात, मैंने अवसरवाद इसलिए कहा क्योंकि समाजवाद के नाम पर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए। भले शरद यादव कह रहे हैं कि खून का रिश्ता नहीं है हमारा मुलायम सिंह यादव से, हम तो विचारों की बुनियाद पर इकट्ठा हुए हैं। अगर विचारों की बुनियाद पर ये लोग इकट्ठा आज हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस देश में कभी ऐसे हालात नहीं बने कि सो कॉल्ड जो समाजवादी लोग हैं वो बिल्कुल महत्वाकांक्षाओं की टकराहट में बिल्कुल अलग अलग हो जाते, बिखर जाते। ये सभी लोग कभी इकट्ठा हुआ करते थे। ये सारे लोग एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, एक ही JP लोहिया के नाम की शपथ ले लेकर ये लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं। तो ये चीज आप देखिए, लगातार आप अलग हैं, लगातार एक दूसरे के हितों के खिलाफ आप काम करते रहे, लगातार आप दूसरी किस्म की राजनीति करते रहे, फिर भी आप समाजवादी और विचारधारा की दुहाई आप दिया करते हैं। तीसरी चीज जो आपने कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि MBY समीकरण तो नहीं बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं। मुझे लगता है MSY समीकरण तो इन्होंने बना लिया था उपचुनाव में ही। मुस्लिम सिंह और यादव, मुस्लिम ठाकुर और यादव वाला समीकरण जो होता है, अब उसमें ये ब्राह्मण को भी जोड़ना चाहते हैं। जनेश्वर मिश्र को इतनी तरजीह दे रहे हैं, उनके नाम पर इतना बड़ा पार्क बनाया है, उनको छोटे लोहिया कह रहे हैं, तो ब्राह्मण को भी जोड़ना चाह रहे हैं। और ये शरद यादव को अभी ये साथ लेकर आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इनके मंच पर जो है नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, जो कि बिहार के कद्दावर नेता हैं, अभी अपने राजनीतिक पतन के दौर से गुजर रहे हैं। लालू आएंगे तो लालू तो वो यादव हैं, तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, यादव तो इनके समीकरण में है ही है। लेकिन मैं नीतीश कुमार का जिक्र इस प्रसंग में कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुर्मी आबादी भी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी आबादी भी काफी बड़ी है, मेरे ख्याल से का आधार भी है, 11-12% कुर्मी आबादी है। और नीतीश कुमार जो है बिहार के अंदर कुर्मी जाति के बहुत बड़े नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उसी के अध्यक्ष हैं शरद यादव। तो जब जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी की नजदीकियां बढ़ेंगी, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव की नजदीकियां बढ़ेंगी, तो नीतीश कुमार भी उस गठजोड़ में आएंगे पार्टी का अहम सदस्य और बड़ा नेता होने के नाते। तो मुलायम सिंह यादव की नजर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 11-12% जो कुर्मी आबादी है, जो कुर्मी वोटर्स हैं, उन पर भी होगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें मुस्लिम भी होंगे, यादव भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, कुर्मी भी होंगे, और इस तरह का एक समीकरण बनाकर जो है
भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करेंगे ये। और देखिए ये बात जरूर है, एक गठजोड़ इन लोगों का बन भी चुका है। घोषित गठजोड़ जो है हमें धीरे धीरे किस्तों में दिखाई दे रहा है। आज पहली बार ये दोनों इतने सालों के बाद इकट्ठा आए हैं किसी मंच पर, लेकिन अभी उपचुनाव में आपने देखा कि एक अघोषित गठजोड़ था। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के बीच में एक अघोषित गठजोड़ था। आपने देखा कि और बहुजन समाज पार्टी का भी मैं कहूंगा कि काफी हद तक अघोषित गठजोड़ था। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, कांग्रेस ने अपने कमजोर उम्मीदवार उतारे, जो उम्मीदवार उतारे उनके लिए जी जान से प्रचार नहीं किया। तो कहीं से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को एक बेहतर पोजीशन देने के लिए चुनाव के अंदर इन सारी पार्टियों ने एक छिपे तौर पर गठजोड़ किया था, और उसका जब उत्साहवर्धक नतीजा आया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटें छीनी, बड़ी तादाद में उनकी सीटें छीनी, तो इनका उत्साह निश्चित रूप से बढ़ा है। शरद यादव का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा विशेष तौर पर, क्योंकि शरद यादव भले बहुत तगड़ा जनाधार नहीं रखते हैं जिस तरह का जनाधार मुलायम सिंह यादव रखते हैं या लालू यादव रखते हैं, या किसी हद तक मैं बिहार में नीतीश कुमार का भी कहूंगा, उस तरह का तगड़ा जनाधार भले नहीं रखते, लेकिन राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। वो तीसरे मोर्चे की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। गणितज्ञ बहुत बड़े हैं, वो गणित की, राजनीतिक गुणा गणित की जानकारी और समझ उनकी बड़ी तगड़ी है, तो वो गणितज्ञ राजनेता है, चाणक्य किस्म के राजनेता है वो। और आप याद कीजिए कि बिहार में भी जो लालू और नीतीश इतने सालों के बाद, 22-23 सालों के बाद इकट्ठा आए थे एक साथ, एक मंच पर, एक गठबंधन में, तो उसकी बुनियाद भी शरद यादव ने ही रखी। शरद यादव ने ही दोनों के साथ आने का शिगुफा उछाला था, जिसको पहले दिन आउटराइटली लालू ने भी खारिज किया और नीतीश ने भी खारिज किया। और पटना में शरद यादव का उनके बयान की वजह से विरोध भी हुआ था। लेकिन आपने देखा कि 2-3-4 दिन के भीतर राजनीति इतनी तेज बदली कि लालू और नीतीश दोनों के सुर एक दूसरे के लिए मध्यम पड़ने लगे, नरम पड़ने लगे, और फाइनली वो गठजोड़ हो गया। और वो गठजोड़ हो जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान भी बिहार के उपचुनाव में उठाना पड़ा था। और शरद यादव की उस पहल को आप अगर आगे बढ़ता हुआ देखें तो फिर लालू यादव ने कहा कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो बिहार में हुआ वो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेकर एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने की। तो आप देखिए शरद यादव वाया लालू यादव वो कड़ी मुलायम सिंह यादव तक जुड़ रही है। मुलायम सिंह यादव ने उसको तत्काल लपका था, और हमने तभी कह दिया था जिस दिन पहले दिन शरद यादव ने पहला शिगुफा उछाला था और पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पंडित राजनीति के मानने को तैयार नहीं थे कि लालू और नीतीश साथ आ सकते हैं, मुलायम और मायावती साथ आ सकते हैं। हमने पहले दिन कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। बिहार में वो हो गया, उत्तर प्रदेश में वो आधा अधूरा भी हुआ है, वो किसी दिन पूरा भी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके सामने अस्तित्व का सवाल है। ये नरेंद्र मोदी नाम का जो शख्स आया है राजनीति के क्षितिज पर जो उभरा है, वो आप देखिए कितना बड़ा मीडिया मैनेजर है, वो इतना बड़ा इवेंट मैनेजर है, वो इतना बड़ा पब्लिसिटी का प्रचंड पब्लिसिटी का आर्किटेक्ट है कि आप देखिए कि वो जहां जाता है उसके पीछे हुजूम आ रहा है, चाहे वो जापान जा रहा है, चाहे अमेरिका जा रहा है, चाहे हिंदुस्तान में कहीं जा रहा हो। तो नरेंद्र मोदी जैसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन राजनीतिक पार्टियों और इन नेताओं के सामने इकट्ठा होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जी। और इसीलिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आरएलडी का, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का करीब करीब खुला गठजोड़ हुआ और बहुजन समाज पार्टी का के साथ छिपा गठजोड़ हुआ। आने वाले दिनों में देखिए मायावती जरूर वेट एंड वॉच करेंगी, मायावती जरूर वेट एंड वॉच करेंगी, क्योंकि वो गठबंधन की राजनीति में एक तो यकीन नहीं करती है। मुलायम सिंह यादव से बहुत सारे रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन जब जिंदगी और मृत्यु का सवाल आ जाए, जीवन मरण का प्रश्न आ जाए, जब अस्तित्व का सवाल आ जाए, जब लगे कि अब अगर इकट्ठा नहीं हुए तो बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए राजनीति में ये सारी चीजें भुला दी जाती हैं। अभी इंतजार कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। सुरेश गुप्ता जी, आपके नेता कब आ रहे हैं इस मंच पर?
नहीं, 12 तारीख को इस मंच पे तो उसकी अगुवाई चौधरी अजीत सिंह जी कर रहे हैं। 12 तारीख को मेरठ में, जैसा कि अभी हमने बताया, देवगौड़ा जी भी होंगे। माने सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगी ताकतें, वो हम एक साथ हम लोग हो जाएंगे। सांप्रदायिक ताकतें क्या होती हैं ये बताइए। जो देश जरूरत पड़े राजनीतिक मुनाफे के लिए दंगे आपने भी करवाए हैं, जरूरत पड़ी राजनीतिक मुनाफे के लिए समाजवादियों ने भी करवाया है, जरूरत पड़ी बीजेपी ने करवाया है। आप अकेले कैसे तोहमत मत देंगे? दंगा पार्टी माने बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई, उसने दंगे होने दिए। क्यों होने दिए? नहीं, अगर राजनीतिक मुनाफा नहीं होता तो अधिकारियों की गलतियां थी तो उससे का पनिशमेंट मिला अधिकारियों को। देखिए, सरकार ने नहीं कराया दंगा, दंगे तो वहां के सांसदों ने और विधायकों ने कराए दंगे। सर असित, इसमें देखिए मार्के की बात यह है कि जो दंगा शब्द की परिभाषा है वो थोड़ी बड़ी परिभाषा है। दंगा सिर्फ सांप्रदायिक नहीं होता है, दंगा जातियों का भी दंगा हो सकता है, दंगा जो है दो गुटों का भी दंगा हो सकता है, दंगा जो है कोई एक अकेला गुट भी सड़कों पर उतरकर कर सकता है। आप किस पार्टी के लिए कहेंगे कि उस पार्टी ने दंगे नहीं किए, दंगे नहीं कराए हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने खुद ही कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का भी उसमें रोल है और भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें रोल है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के वोट चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दंगे कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी इस तरह के दंगों को बढ़ावा दिया करती है। रही बात अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल की, तो आप इस बात को देखिए, दंगा सिर्फ, मैं रिपीट कर रहा हूं कि दंगा क्या सिर्फ सांप्रदायिक और जातीय ही कहलाया जाएगा? अभी जो अजीत सिंह की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद के अंदर जाके किया, दिल्ली का पानी रोकने के लिए जो उन्होंने किया, गंग नहर को बंद करने का जो उन्होंने पूरा उपक्रम किया, क्या आप उसको दंगा नहीं कहेंगे? वो भी एक किस्म का दंगा है। आप पूरे 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली का पानी आप सिर्फ इसलिए रोक देना चाहते हैं क्योंकि आपका बंगला खाली कराया जा रहा है, आप चुनाव हार चुके हैं, उस बंगले पर आपका सुरेश जी आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। तो चूंकि आप चुनाव हार चुके हैं, उस बंगले पर आपका अधिकार समाप्त हो चुका है, आपसे सरकार बंगला खाली करा रही है, तो आप दंगा करने के लिए पहुंच गए गाजियाबाद में। और आप मजे की बात देखिए कि मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ने अजीत सिंह की पार्टी के इस गलत कृत्य को भी समर्थन दिया था उस वक्त, कि उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, समर्थन जब हम ले जाते हैं तब आप रोक देते हैं हमें, आज आप ले जा रहे हैं। नहीं तो ये देखिए बहस को ही, ये गठजोड़ हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों साथ आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के गलत का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल करेगा और राष्ट्रीय लोकदल के गलत का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी। अब तो खुलेआम दिख रहा है ना, ये तो समर्थन कर ही रहे हैं। अब सुरेश गुप्ता जी तो भाई कह ही रहे हैं कि तमाम समाजवादी इकट्ठे हो रहे हैं, होना चाहिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। रघुनंदन भदौरिया जी बार बार सांप्रदायिक ताकतों का अपना समाजवादी किस बात के हैं? एक मिनट असित, समाजवादी किस बात के हैं? अपने परिवार के 10 लोगों को राजनीति में सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी है, किसी सरकारी बंगले पर कब्जा कर लेने के लिए समाजवादी है। अभिनंदन जी, अलग अलग जातियों की राजनीति करने के लिए समाजवादी है, समय नहीं मिलना चाहिए, देश को सांप्रदायिक बंटवारे में झोंकने के लिए समाजवादी है। अभिनंदन जी, लोहिया और जेपी का समाजवाद यही था। अगर कॉम्पिटेंट बेटा है तो उसको नहीं होना चाहिए। रघुनंदन अगर आपका बेटा हो, अगर पत्रकारिता लाइन में आता है तो उसको नहीं आना चाहिए क्या? समाजवाद नहीं, अवसरवाद है। नहीं अभिनंदन जी, आपका बेटा पत्रकारिता लाइन में आता है, अगर कॉम्पिटेंट है, अगर आता है तो नहीं आना चाहिए। कई परीक्षाएं पास करनी, ये दूसरी चीज है, ऐसे ही नहीं ये आ जाता दूसरी चीज है। लोहिया का बेटा नहीं आ जाता, कई परीक्षाएं पास, जनता की परीक्षा है, कई परीक्षाएं पास करनी पड़े। रघुनंदन भदौरिया जी, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें चौधरी अजीत सिंह, कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, तमाम नेता शामिल है, मुस्लिम ब्राह्मण यादव समीकरण, क्या ये कोशिश चल रही है? जाट भी है, अच्छा चलिए, इन्होंने खुलासा कर दिया, ये कह रहे हैं जाट भी है, जाट भी है और कुर्मी भी है, जाट और सुरेश गुप्ता जी ने कह दिया। रघुनंदन जी, अब रंजन जी की एक बात बहुत मेरे समझ में आई कि इस समय अच्छे दिन जो आ गए हैं देश के लिए, कहाँ आ गए? और मोदी जैसे व्यक्ति ने जो काम करना शुरू किया है, बहुत जल्दी ये सत्य है कि ये सब घबरा गए हैं कि आगे चलने में ये इतना अच्छा काम कर देंगे देश के लिए कि इन सब के लिए जो अभी भटके हैं, ये थोड़े थोड़े में रह गए, विलुप्त जैसे हो गए हैं, परिवार में रह गए हैं, टिकट हो गया, परिवार में रह गए, ट्रेन परिवार में बहुत अच्छा काम हो गया। ट्रेन की बात मत करिए,
आज ट्रेन पे चलिए, ट्रेन पे आप चलने पहले वाले जो बात व्यक्ति कर रहे थे कहते वो हैं। पूरी कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समाजवाद दिख रहा है ये अवसरवाद दिख रहा है, और ये उस तरफ दिख रहा है। मैं अभिरंजन कुमार जी को बिल्कुल सही कहना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पे सही नब्ज पकड़ी कि मायावती भी घबराई है, और वो भी ऐसे समय में जिसका जब अस्तित्व नहीं है। राम राम सत्य होने वाला है, राम राम सत्य न हो उसके लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भाई ये बताइए, काम करके इकट्ठा होइए, कर्म करके इकट्ठा होइए, मेहनत करके इकट्ठा होइए, देश को कुछ देने के करिए, तब इकट्ठा होइए। ये इकट्ठा थोड़ा कि एक सरकार आ गई, अब उस सरकार से सब घबरा गए। अभी माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि रघुनंदन जी जवाब दें। अजय त्रिपाठी जी जवाब देना चाहता हूं। जिस सरकार में आप घुटने टेक रहे थे, जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे थे, जिस सरकार के साथ आपने गलमहिया मिला के आपने अपना जीवन काटा है, और उसी सरकार के समय में पाकिस्तान का जवाब हमारे सेना मरते रहे और गोली का जवाब गोली से नहीं दिया। हमारे यहाँ जब से मोदी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से देश को इज्जत बचाने वाली सरकार आई है, जब से देश की रक्षा करने वाली सरकार आई है, तब से स्पष्ट हो गया है ईंट का जवाब पत्थर से होगा। अगर पाकिस्तानी गोली चलाएंगे तो भारतीय जवान भी गोली चलाएगा। हाँ, हम भारतीय हैं, हम धार्मिक हैं, हम उस देश के हैं, हम पहले हमला नहीं करते हैं। हम लोगों पर गोली नहीं चला रहे, हम लोगों के लोग हम लोगों पर चला रहे हैं। हम जैसे वो हमारे गांवों में चलाते हैं, और वो मुसलमान जो कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों के गांव पर भी वो गोली बरसा रहे हैं। हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के किसी गांव पे गोली नहीं चलाओगे, लेकिन पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं और भारत के गांव पे गोली चला रहे हैं, उनको एक नहीं, अगर वो 10 गोली छोड़े, आप 100 गोली छोड़िए, तुमको माफ है। और इसीलिए जो हमारे बीच में जो बातचीत का सिलसिला था वो भी खत्म हो गया है। और चीन की बात कहना चाहता हूं, स्पष्ट हो गया है कि चीन ने भारत में 2014 में जब से मोदी की सरकार बनी थी, जहां तक वो थे वहां वापस चले गए। नहीं कर रहे हैं अजय त्रिपाठी जी, थोड़ा भटक वापस चले गए। ओएन सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया जातीय गठबंधन तैयार हो रहा है, नए जातीय समीकरण खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी? निश्चित रूप से एक समीकरण तो वो बनाने का प्रयास कर ही रहे हैं, और ये कोई उनकी तरफ से शुरुआत नहीं हुई थी, ये शुरुआत शरद यादव जी की तरफ से हुई थी जी। आपको याद होगा कि जब बिहार में भी बाई इलेक्शंस हुए थे और उसमें जो गठबंधन हुआ था, उसी के तहत पर उन्होंने यहाँ पर मांग की थी कि समाजवादी पार्टी और बसपा भी मिलकर गठबंधन बनाए, लेकिन चूंकि मायावती जी ने मना कर दिया था, इसलिए वो गठबंधन की बात नहीं हो पाई थी। मुलायम सिंह जी उस समय भी तैयार थे, और आज भी वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई नया समीकरण बनाए जिससे कि आने वाले समय में चुनाव में वो मुकाबला कर सके, क्योंकि अकेले मुकाबला करने की स्थिति में समाजवादी पार्टी भी नहीं होगी, इसलिए वो इस प्रकार का एक गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं। हमारे रघुनंदन भदौरिया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं 2 चीजें उनको बता दूं खाली। एक तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा, जो मोदी जी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हमले का किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, ये भारत की जनता देख रही है। अभी गए थे वो अमेरिका में, जिसका बड़ा झिझोरा पीटा गया था और बहुत दिखाया गया था, पूरा खाली दिख रहा था कि मोदी जी की यात्रा के अलावा भारत में कुछ और है ही नहीं। वहां पे गए, क्या लाए वहां से कुछ पता नहीं चल पाया, बल्कि ये और कर आए कि जो टूरिस्ट वीजा था उसको उन्होंने बढ़ा दिया और अपना H1 वीजा नहीं ले पाए। H1 वीजा जानते हैं क्या होता है भदौरिया साहब? नौकरी करने का वीजा होता है अमेरिका में, वो उनको नहीं मिल पाया, और उन्होंने NRI के लिए पूरा जीवन पर्यंत वीजा कर दिया और टूरिस्ट का वीजा भी बढ़ा दिया। तो जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो ईश्वर ही मालिक है क्या होगा इस देश का। चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, उनके साथ वो झूला झूल रहे थे और वहां पे चीनी सैनिक कब्जा कर रहे थे। सर, हम चर्चा यूपी की राजनीति पर कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या अप्लाई? हम आज समाजवादी पार्टी के अधिवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। सर, हम आपके पास आ रहे हैं। अजय त्रिपाठी जी, गोरख पांडे जी ने बहुत पहले एक गीत गाया था, आपको याद होगा सर, गुप्ता जी को तो बहुत ठीक से वो गीत याद होगा, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। हम लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं सर, पूरा देश इंतजार कर रहा है, कब तक आई समाजवाद? त्रिपाठी जी। तिवारी जी, जी,
समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये तो आपको भ्रम है किसी तरह का, तो हम इसका क्या कर राष्ट्रीय सकते पार्टी हैं? का अधिवेशन होगा जी नहीं, और उसमें अगर पूरे देश पे चर्चा ना हो ये संभव नहीं है। आज देश की सीमाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वो समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में बहुत जोर शोर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद उठा। उस पे आज के दिन का पूरा एजेंडा ही था कि एक तरफ जहां पर जिस तरीके से भदौरिया जी लच्छेदार भाषण दे करके वो पूरे कामों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने शब्दों से कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन भदौरिया जी के आ गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे होंगे, लेकिन आज भी देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। इनको ये नहीं पता। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो आज का अधिवेशन था वो पूरे तरीके से देश पर चिंता करने पर केंद्रित था। भदौरिया जी को ये नहीं पता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था। ये जनप्रतिनिधि हैं। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व सर, जनप्रतिनिधि है, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़े हैं। आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं। सब कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है ना। यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, मेरी सुन लीजिए, कारगिल युद्ध पाकिस्तान में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, अगर हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री होना मुश्किल होगा। इन कांग्रेसियों के साथ रह के चापलूसी नहीं की जाती है। समाजवादी पार्टी समाजवादी चर्चा कर रहे हैं ना, हम कहाँ चले जा रहे हैं? बार युद्ध जीत कर ये दर्शा दिया, पूरे विश्व को दर्शा दिया कि हमने उस बेईमान पाकिस्तान को हरा दिया। हम चाहते तो पीछे से जाके आक्रमण कर सकते थे। अजय त्रिपाठी जी, हम लोग गुप्ता जी समाजवाद है, अवसरवाद है, ये अवसरवाद है, परिवारवाद है। आज का अधिवेशन मैं भी माननीय मुलायम सिंह को आज राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के नेता बने हैं, अध्यक्ष बने, मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये अधिवेशन अवसरवाद है। ये अधिवेशन सब डरे हुए व्यक्तियों का है। ये अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी जैसे मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ करके दिखा दिया है, जो भारत करोड़ के लोगों ने पूर्ण बहुमत देके 282 केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी को आप सब पूरे देश के समाजवाद कहो लेकिन फरियादवाद चलाओ। और रघुनंदन जी, अलग अलग के लोग आके जिन लोगों ने केवल जात पे अपनी राजनीति लड़ाई है। अरे अजय त्रिपाठी, आप भी मान क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? रघुनंदन जी चर्चा उसकी नहीं हो रही है। पार्टी ने सदैव देश की रक्षा की है, सदैव देश की बात की है। हाँ ठीक है, आप सीमा पर लड़ते हैं, जाके मान लिया। की बात की है, समाज की बात की है, भदौरिया जी की बात की है, कृष्ण की बात की है, भदौरिया जी, बिजली भदौरिया जी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। के लिए भी और अजय त्रिपाठी जी की भी आवाज बंद करेंगे। अब हम आपके पास आ रहे हैं। अब सुरेश गुप्ता जी, चूंकि आप समाजवादी आंदोलन में कई बार जेल रहे, आप तो पटना में फुलवारी शरीफ जेल में भी बंद रहे हैं लालू और नीतीश के साथ। दिल पे हाथ रख के कहिए, समाजवाद आ गया क्या देश में? नहीं, समाजवाद तो आएगा जहां पर सब लोग अच्छे मिलके काम करेंगे, वही समाजवाद अच्छा काम किया सर। परिवारवाद को बढ़ावा दिया? नहीं, क्या परिवार, फिर मैं यह कहता हूँ कुनबेवाद को बढ़ावा दिया, समाजवादियों ने दिया, जातिवाद को बढ़ावा किसने दिया? जातवाद कहाँ बढ़ाया? अरे जिन गरीब लोगों की बात करते हैं, किसानों की बात नहीं, किसान की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। गरीब में यादव है, अजीत सिंह ने जाट राजनीति की। नहीं, उन्होंने जाट राजनीति नहीं की, जाट की इन्होंने यादव। अभिरंजन कुमार जी, वक्त बेहद कम है, हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। हम आखिरी टिप्पणी संपादक जी से लेना चाहेंगे। अभिरंजन कुमार जी, समाजवाद धीरे धीरे आई नहीं, समाजवाद बहुत तेजी से जाई। ये समाजवाद इस देश में नहीं चल पा रहा है। जो सब समाजवादी थे, मैंने पहले ही कहा कि वो सब अवसरवादी हैं वस्तुतः। आप देखिए कि समाजवादी कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। मैं अगर 1 मिनट के लिए अंधभक्त लोगों की तरह, कार्यकर्ता लोगों की तरह, प्रवक्ता लोगों की तरह आपके दावे पर यकीन भी कर लूं कि भैया आप ही लोग सच्चे समाजवादी हो, लोहिया और जेपी का झंडा आज भी आप बुलंद किए हुए हो,
अगर मैं इस बात पर 2 मिनट के लिए यकीन भी कर लूं आंखें बंद करके, तो समाजवादी तो कभी इकट्ठा रह ही नहीं सकते। 1977 में इकट्ठा नहीं रह पाए, 1989 में इकट्ठा नहीं रह पाए, आपने देखा 1996 में इकट्ठा नहीं रह पाए, और 1996 में जो 1998 में टूटे हैं, अलग हुए हैं एक दूसरे से, आज तक नहीं जुड़ पाए हैं। आज देखिए कि 16, 17, 18 साल हो गए, आज तक नहीं जुड़ पाए हैं। हर चुनाव से पहले ये कवायद करते हैं तीसरा मोर्चा बनाने की, लेकिन इनका तीसरा मोर्चा फॉर्म नहीं हो पाता है। आप देखिए कि इस बार चुनाव के बाद ये कोशिशें कर रहे हैं। इस बार चुनाव के बाद इनको स्वप्न आया है कि अब तो तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत है, सारे समाजवादियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। तो ये इस तरह से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में अभी 5 साल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 2.5 साल है। तो ये जरूर हो सकता है कि किसी एक चुनाव को जीतने के लिए, किसी एक सत्ता को हासिल करने के लिए हो सकता है कि गणितज्ञ लोग जो है गुणा गणित लगाकर इकट्ठा आ जाएं, चुनाव साथ लड़ लें। लेकिन ये लोग देखो इकट्ठा नहीं लड़ सकते, देश के लिए कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, देश की जनता के लिए कोई लंबा संघर्ष नहीं कर सकते। ये इकट्ठा रहे और समाजवाद के सिद्धांतों पर अमल करें, तब तो कोई बात बने। मुझे लगता है कि समाजवाद से इन सारे लोगों का कोई नाता नहीं है, सारे लोग परिवारवादी और अवसरवादी हैं। जी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। जातिवादी और सांप्रदायिक भी, जातिवादी और सांप्रदायिक भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिरंजन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है, कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। अजय त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओएन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरख पांडे जी की कविता को याद कीजिए, कहा था समाजवाद धीरे धीरे आई, इंतजार कीजिए समाजवाद शायद आ जाए। फिलहाल परिवारवाद, जातिवाद समाजवाद के मंच पर दिख रहा है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।